नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कल एक पॉइंट बच गया था, डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी हाल में ही एक पेपर में आया भी था डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, वो बच गया था। उसके अलावा आज बताया गया था कि आज कम्बिनेशन शुरू होगा, तो पहले थोड़ा कम्बिनेशन शुरू कर देते हैं, फिर डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक बच्चों, तो कम्बिनेशन शुरू करते हैं। परमुटेशन में क्या क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से एक आध मिनट रिवीजन हो जाए। तो शुरुआत से चले बच्चों। तो पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था शब्दों का बनना, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर डिजिट, फिर गोल मेज और मिक्स क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग ने 4 क्लास में परमुटेशन पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग अभी परमुटेशन के क्वेश्चन बताएंगे जो असाइनमेंट में होंगे, उसमें जो पूछोगे वो बताएंगे। तो वो मतलब एक साथ वो मतलब लेके चलेंगे। अभी सिर्फ परमुटेशन में जो है एक टाइप बचा है डिक्शनरी का टाइप, वो अभी बताना है बच्चों। उसके अलावा कम्बिनेशन जो है आज शुरू करना है। तो कम्बिनेशन में बेसिक पढ़ाई पहले कर लें हम लोग। तो कम्बिनेशन का जो बेसिक है बच्चों वो देख लो। तो कम्बिनेशन का जो फंडामेंटल है उसमें क्या क्या हम लोग को याद रखना है। पहले तो n में r का अगर चयन करना है, n में r का सिलेक्शन करना है, तब कुल तरीके कितने होंगे बोलो? NCR। और NCR का मान क्या होता है बच्चों? सबने इंटर में पढ़ा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो एक तो ये बेसिक हो गया, बच्चों। अच्छा, अब ये इसका जो मतलब यूज क्वेश्चन में नहीं करना है ना। जैसे अगर तुमसे कहा जाए 15C2 का मान बताओ, इसका मान बताओ, तो कैसे बताओगे? अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम बर्बाद होगा ना, तो ये सब नहीं करना है। 15C2 का मान निकालना है तो 15 और 2 ये लिख दो बेटा, फिर 1 कम कर दो, इसे भी 1 कम कर दो। जब ये 1 हो जाए तो वहीं रुक जाओ, ये हो गया मान। ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। 15C2 का मान है तो 15/2 कर दो, फिर 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, ये 1 हो गया, बस यहीं रुक जाओ। जैसे 11C3 का मान निकालना है, क्या करोगे? 11/3 कर दो इंटू 1 कम करते जाओ, 10 और 2 कर दो इंटू 9 और 1 कर दो। जब ये 1 हो गया तो वहीं रुक जाओ। ठीक है ना, तो ये जानते होगे इंटर में, तो ये हमने रिवाइज कराया तुम्हें। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये जानने पर कई बार फंस जाओगे। कैसे? तो पूरा ज्ञान लो, नहीं तो फंस जाओगे, तो फिर कहोगे ये क्या सिखा दिए थे, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर इतने में जल्दी में रहे तो 12C9 का मान निकालना है तब तो फंस जाएगा वो। 12/9 कहेगा सर जी ये क्या सिखा दिए थे। 11/8 ऐसे करते करते परेशान हो जाएगा ना, 1 तक जाते जाते टाइम लग जाएगा ना बच्चों। तो अगर ऐसा हो जाए तब ये नहीं करना है। ऐसा हो जाए मतलब कैसा हो जाए? अगर ये वैल्यू के हाफ से इस वैल्यू के आधे से अधिक हो जाए वैल्यू, तब फॉर्मूला लगाना है NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये सबने पढ़ा है बच्चों इंटर में, इसे डिराइव भी कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह क्या लिखा है? n-r। तो n-r और फिर फैक्टोरियल n-n प्लस r। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी तो यही बन गया ना फैक्टोरियल। ये क्या बन गया बच्चों? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r बन गया ये। तो आप बताओ, ये और ये सेम है ना। तो ये तो हम लोग ने इंटर में ऐसे डिराइव किया था, लेकिन इसी बात को मतलब ये यूज़ करोगे
क्यों यूज़ करोगे, फिर इसका एक डेरिवेशन अलग तरीके से समझें, तो पहले इसका यूज़ कर लो बच्चों। तो 12C9 आएगा, तब ऐसा नहीं करोगे, क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे और 12C9 को क्या लिख दोगे, बोलो 12 माइनस 9 कर दोगे। 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। 12 यही फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों। ये 3 कहाँ से आ गया, समझ गए ना। 12 माइनस 9 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आप फॉर्मूला लगा दो। तो 12/3 इंटू 11 इंटू 10, ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। 12C9 अगर 12 के आधे से 6 से ये वैल्यू कम है या 6 है तब तो यही तरीका रहेगा, लेकिन अगर ये वैल्यू 6 से एक्सीड कर रही है तब ये तरीका टाइम बर्बाद करेगा, तब ये यूज़ करो। ये ऐसे भी डिराइव हो सकता है और दूसरा बिना इसके भी समझ सकते हो बच्चों। कैसे, देखो, जैसे ये बताओ, अगर मान लो 10 घर में 10 लोग हैं बच्चों, घर में 10 लोग हैं और एक को बारात में जाना है, तो तुम ये चुनोगे कि 10 में कौन एक जाएगा। अगर 10 में 9 को जाना है, 9 को जाना है, तब बोलो बच्चों 10 में 9 को जाना है, तो ये थोड़ा ना चुनोगे कि कौन 9 लोग जाएंगे। आसान रास्ता क्या रहेगा, अगर 10 में 1 को चुनना है, 2 को चुनना है, 3 को चुनना है, तब तो चुनो। और अगर 10 में 9 को या 8 को जाना है मान लो, तो अच्छा क्या रहेगा, ये मत डिसाइड करो कि कौन 9 लोग जाएंगे, बल्कि ये डिसाइड करो कि कौन एक नहीं जाएगा, है ना बच्चों। ये डिसाइड करना आसान है ना। क्यों आसान है, क्योंकि ये 9 के आधे से अधिक है ना। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे 9 में 9 को नहीं चयन किया, हम लोगों ने 9 हटा दिया और उसको डिसाइड करें जो नहीं जाएगा। 10 में 8 को ले जाना है, तो 8 को क्यों चुन रहे हो, उन 2 को चुनो, उन 2 को चुनो बच्चों जो 2 नहीं जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, बोलो, अगर 10C8 है, 10 में 8 को चुनना है, तो क्या करोगे, बोलो 10 में 8 को मत चुनो, बल्कि 10 में से 8 हटा दो, तो 10 में 2 को चुनो। तो बोलो NCR बराबर NC(n-r). फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों ना। तो बिना सिर्फ कॉमन सेंस से भी ये बात समझी जा सकती है। तो यहाँ तक की पढ़ाई सबको समझ में आई बच्चों। तो क्या सीखे, बोलो, इस पढ़ाई का सारांश क्या रहा कि अगर शुरू से चले हम लोग, तो क्या बताया गया बच्चों, जल्दी एक बार देख लो, कुछ छूटा हो तो। n में से r का चयन का तरीका NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन, ये अभी सवाल नहीं बता रहे, अभी परमुटेशन की पढ़ाई बता रहे हैं खाली। n में r का चयन बराबर NCR, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हो। 15C2 का मान निकालना है तो फॉर्मूला मत लगाओ, बल्कि क्या करो बेटा, 15/2 14/1 ऐसे कर लो। जब ये 1 हो जाए तो रुक जाओ। 11C3 का मान निकालना है तो ऐसे करो, है ना, ये हुआ, समझ गए। अब अगर 12C9 का मान निकालना है तो ऐसे सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। तो क्या करो, ये फॉर्मूला यूज़ करो, है ना। कब ये यूज़ करो, जब इसके आधे से ये अधिक हो, तब ये फॉर्मूला यूज़ करो। और 12C9 को क्या लिख दो बच्चों, 12C3, और तब सॉल्व कर लो, ठीक है ना। उसके अलावा बताया गया इसका डेरिवेशन इस तरह से जो अभी समझाया गया था, ठीक है। अब आ जाओ, एक पॉइंट हुआ बच्चों, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, शुरू से चले, क्या क्या पढ़ा बोलो। एक तो NCR बराबर क्या होता है, बोलो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ये पढ़ा। इसके अलावा NCR का मान पता कैसे करेंगे, उसके अलावा फॉर्मूला एक पढ़ा, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये पढ़ा बच्चों। अब आगे चलें। अब इसमें जो पढ़ा है वो लिख दें पहले। NCR का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। और इसके अलावा क्या पढ़ा बच्चों, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके अलावा और देखो बच्चों, अगर n में, जैसे परमुटेशन में बताया गया था, n में सभी n, कंपेयर करते चलेंगे बच्चों तो दोनों याद करा देंगे। परमुटेशन में n का चयन का तरीका क्या था, फैक्टोरियल n बताया गया था बच्चों। यहाँ पे n में सभी n का तरीका एक होगा। सभी n का चयन कितने तरह से होगा बच्चों, एक तरीके से। कैसे, NCN करोगे। अगर n में r का चयन करना होगा तब तो NCR करोगे, लेकिन अगर n में सभी n का चयन करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, तब क्या करोगे बच्चों, NCN करोगे। इसका मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n,
ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मान हो जाएगा बोलो 1। तो अगर n में सभी n का चयन करना हो तो तरीका कितना होगा 1। ठीक बच्चों, ये बात ऐसे भी समझ सकते हो, 10 लोग हैं, 10 को बारात में जाना है तो चलो सब लोग, है ना, एक ही तरीका तो हुआ। बोलो अगर 10 में 1 को जाना है तो 10 तरीके हुए, n में 1 का चयन, n तक अभी बता रहे हैं, है ना। अगर एक को जाना है तब तो 10 तरीके हुए, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। एक को नहीं जाना है तब भी 10 तरीके होंगे, लेकिन अगर सभी को जाना है तो सभी को जाना है तो एक ही तरीका है ना, सब चलो, है ना। तो उसी बात को मैथ में ऐसे समझा जा सकता है। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। तो 3 पॉइंट हुआ। अब आ जाओ, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, NCN देखा बच्चों, उसके अलावा NC1। NC1 क्या होगा बोलो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। n कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, n कॉमन ले लोगे तो अंदर फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा, अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा बोलो, n आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो n में 1 का चयन करना हो या n में 1 का चयन ना करना हो, दोनों एक ही बात होगी, है ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ये हुआ बच्चों। इसके अलावा ये एक पॉइंट और हुआ, इसके अलावा एक जरूरी पॉइंट और है कि अगर NCR1 ये काम में आएगा बराबर NCR2, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है बच्चों। अच्छा सवाल बनता है इस पर, इंटर में भी आता था और कंपटीशन के एग्जाम में भी इस पर आता है। अगर ये गिवन है कि NCR1 बराबर NCR2 तो इसका 2 परिणाम होगा। क्या क्या होगा बच्चों, या तो R1 बराबर R2 होगा, या तो R1 बराबर R2 होगा, और या R1 और R2 का योग सम n के बराबर होगा, या तो ये होगा और या ये होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ एक और रिजल्ट, आगे काम में आएगा। अगर ये दोनों गिवन है कि दोनों बराबर हैं तो या तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, या तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, और या इन दोनों का सम n के बराबर होगा। तो अभी इस पर हम सवाल बताएंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। शीट में भी, असाइनमेंट में भी सवाल है इस पर, है ना, तो ये अच्छा फॉर्मूला है, इस पर अच्छा सवाल बनता है। तो ये हम लोग ने पढ़ा, NCR, n में 1 का चयन, n में n का चयन, 1 का चयन नहीं, उसके अलावा ये एक नियम पढ़ा। ठीक बच्चों, फंडामेंटल यही है। अब सवाल में आ जाए, तो सवाल में पहले सवाल से चलो बच्चों। पहला सवाल तो डिक्शनरी बेस्ड है, तो पहले हम लोग परम्यूटेशन के सवाल देख लें। हाँ, यहाँ से चलो बच्चों। n में 2 का चयन, जैसे जैसे कम्बिनेशन के सवाल बनेंगे वैसे वैसे हम तुम्हें साथ साथ अलग अलग टाइप और हर टाइप पे एक एक 2 सवाल बताते हुए पूरा एक एक पॉइंट समझाएंगे बच्चों, है ना। तो देखो, फर्स्ट सेकंड सवाल डिक्शनरी बेस्ड है, बाकी ये यहाँ से ही कम्बिनेशन की शुरुआत होती है। n में 2 का चयन पर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ये मेरी बात समझना बच्चों, ये जो पॉइंट है ये मैथ के अलावा तुम प्रायः रीजनिंग में, ये बहुत ज़्यादा आता है रीजनिंग में, यूपी के एग्जाम में देखोगे, मतलब लगभग निश्चित रहता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन जो है पेपर में मिलता है। अब मतलब तुम्हें ऐसे नहीं, तुम कोई पेपर देखना बच्चों, बहुत साल से यही काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा जो पेपर में, अगर कोर्स में नहीं भी है तो तब भी ये पूछता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होता है। मेरी बात सुनना बच्चों, हम इसे बिना जो है कम्बिनेशन के नंबर सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए ये पेपर में जो है कम्बिनेशन ना आने पर भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखो पूरी बात समझना बच्चों इसमें। तो n में, हाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, n में 2 का चयन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बोलो n में 2 का चयन का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो। अब यहाँ पे वो मत करो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ये सब नहीं बच्चों, है ना, ये नहीं। क्या करोगे, अभी जो पढ़ा वही करो। क्या अभी पढ़ा बच्चों, NC2, तो बोलो पहले n लिख दो और बाई 2 लिख दो। ठीक, क्या बताया गया था, पहले ये लिख दो, फिर इसको और इसको एक एक कम करते जाओ, कम करते जाओ, जब ये वाला मान 1 हो जाए तो वहीं रुक जाओ। तो n, समझ गया ना, तो n/2 लिखा। अब n-1 छोटा कर दिए, ठीक ना, और इधर भी 1 कम कर दिए, ये हो गया n/2, फिर 1 कम किया बच्चों
यहाँ पे भी एक कम किया, अब एक पे आ गए तो रुक गए, क्या बन गया बोलो, n(n-1/2). तो ये फार्मूला बन गया। अब तुम चाहो तो NC2 से मुक्त हो सकते हो, ये फार्मूला याद कर लो, इसके बिना भी लग जाएगा, अभी हम वो भी बता रहे हैं। तो पहले ये नियम 2 का चयन, अच्छा ये 2 का चयन है क्या बच्चों, हाँ मन से समझना, 2 का चयन का मतलब क्या, जैसे कोई पहली बार कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है तो वो कहेगा यार ठीक है सॉल्व हो गया, 2 का चयन कह रहे थे मतलब क्या हुआ उसका, है ना। तो ये मतलब क्या है समझो, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पूरी बातचीत का बिल्कुल मन से क्लियर होगा, है ना। देखो सुनना, जैसे ABCD, ठीक बच्चों, ABCD, ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट हैं, ये मिटा दे रहे हैं ना, ये 4 पॉइंट है बच्चों। तो बताओ सब लोग बताना कि इनसे कितनी, अगर कहा जाए कितनी लाइन बन सकती हैं, तो बोलो। ए से चलो तो AB बन जाएगी, ए से पहले बना लो तो AB AC AD, AB AC AD, ये 3 लाइन तो A से बन गई, ठीक ना। B से आओ तो B से D बनेगी और B से C बनेगी, तो BC और BD। अब बताओ बच्चों एक कौन सी रह गई, CD। तो ये 6 लाइन बनी, 6 लाइन बनी। अब बताओ ये लाइन बन कैसे रही हैं, ये लाइन बन कैसे रही हैं। तो हम 2 पॉइंट का चयन यानी सिलेक्शन, 2 पॉइंट का चयन कर रहे हैं, 2 पॉइंट का चयन कर रहे हैं, 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर रहे हैं। जितने डिफरेंट तरीकों से 2 पॉइंट का चयन हो पाएगा उतनी ही लाइन बनेगी बच्चों, है ना। लाइन छोड़ो और दूसरे पॉइंट से समझो। मान लो ABCD 4 आदमी हैं, ABCD 4 आदमी हैं। अगर ये एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कैसे हाथ मिलाएंगे, A हाथ मिलाने के लिए उठेगा तो AB से, फिर AD से और AC से हाथ मिलाएगा, ठीक बच्चों। अब B की बारी आएगी तो B, सुनना बच्चों फिर से, A ने किससे किससे हाथ मिलाया, A ने हाथ मिलाया B से, C से और D से, तीनों से हाथ मिला लिया, ये हाथ मिलाया। अब B की बारी आएगी तो B क्या A से हाथ मिलाने जाएगा क्या, तो बोलो बच्चों B जब A B से हाथ मिला चुका है तो अब B तो A से हाथ मिलाएगा नहीं, तो B किससे किससे हाथ मिलाएगा, बोलो C से और D से, वो लिखा हुआ है। और फिर कौन बचा बताओ, A ने सबसे हाथ मिला लिया, B ने सबसे हाथ मिला लिया, C की बारी आई बच्चों, तो C A और B से हाथ मिला चुका है, तो C किससे हाथ मिलाएगा बोलो, ऐसे समझो ABCD। तो A किससे किससे हाथ मिलाएगा बोलो, AB से, C से और D से, तीनों से हाथ मिलाएगा। B की बारी आएगी बच्चों, तो B किससे हाथ मिलाएगा, A से मिला चुका है तो B D से मिलाएगा और B C से मिलाएगा, ये हुआ बच्चों। C की बारी आएगी तो C किससे हाथ मिलाएगा, D से हाथ मिलाएगा। अब बताओ बच्चों 2 तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट का चयन हो रहा था, हमने 2 पॉइंट चुने, 2 पॉइंट चुने, 2 पॉइंट चुने, जितने तरीके से 2 पॉइंट का चयन कर रहे थे उतनी ही लाइन बन रही थी। तो हाथ मिलाने में भी तो यही हो रहा है। ऐसे ही अगर ABCD 4 टीम हो, 4 टीमें हैं, तब क्या होगा बच्चों, अब कहा जाए कुल कितने मैच होंगे, तो 4 टीम अगर हैं तो ये ऐसे ही तो मैच होंगे। A का मैच B से, C से, D से हो जाएगा, फिर B का मैच A से हो चुका है बच्चों। तो जैसे मैच में क्या होगा, 2 के बीच में होगा, हाथ भी 2 लोग मिलाएंगे बच्चों और लाइन भी 2 पॉइंट को मिला के बनेगा। इसीलिए ये सब किस में आएंगे बताओ, N में 2 का सिलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, N में 2 का चयन। तो अब 3rd पॉइंट से चलो बच्चों, तो ये बात समझ गए हो सब लोग। अब NC2 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, NC2 का N(n-1/2), क्या क्या बताया गया बच्चों, जो बताया गया, एक तो ये बताया गया है, हाँ ये देखो N में एक पूरा शुरू से बता दे जो बताया गया है इसमें। तो N में R, ये तो पहले ही हो गया था, N में सभी N का चयन कैसे कैसे होगा, NCN का मान क्या आ जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में आओ, तो अगले पॉइंट में आओ, तो अगले में क्या बताया गया था, N में 1 का चयन, N में 1 का चयन का तरीका जो होगा वो N होगा
ये बताया गया था नियम कि ये दोनों बराबर है तो या तो ये होगा या ये होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी बताएंगे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ क्वेश्चन पे परमुटेशन के। तो थर्ड क्वेश्चन से चलो, थर्ड क्वेश्चन से पहले जो है वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है परमुटेशन का। अब यहाँ पे आओ, 8 लोग, क्या कह रहा है बच्चों, 8 लोग प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो। अगर अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर तुम चाहो तो ये फॉर्मूला लगा करके, यानी कौन सा फॉर्मूला, n(n-1/2) ये लगा सकते हो और इससे सॉल्व कर सकते हो। ना याद रहे तो 8c2 सीधे लगा दो, है ना, ऐसे बस ये याद रहे कि 2 के सिलेक्शन वाला टाइप है ये। अच्छा ये समझो कि बिना इसके भी सॉल्व हो सकता है बच्चों, इस फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। सब लोग जानते हो 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है बच्चों, n(n+1/2)। तो इस फॉर्मूले से भी लग जाएगा ये, है ना। कैसे, देखो इसी सवाल में आओ, अगर हम इस फॉर्मूले से लगाते हैं बच्चों तो n की जगह क्या रख देंगे बोलो, n की जगह 8 रख दिया हम लोगों ने, n(n-1/2) ये हो गया, कितना आ जाएगा ये 28 आ जाएगा, 28 बार हाथ मिलाया जाएगा। अच्छा अब 28 बार हाथ मिलाया जाएगा बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को तुम इससे लगाओ तो इससे भी लग जाएगा। कैसे, 8 लोग हैं, पहला आदमी जो आएगा, फर्स्ट आदमी जो आएगा वो बोलो बच्चों, फर्स्ट आदमी जो है वो अपने से तो, आदमी कोई आएगा हाथ मिलाने तो अपने से तो हाथ मिलाएगा नहीं, अपने को छोड़ शेष 7 लोगों से हाथ मिलाएगा। पहला आदमी, 8 लोग अगर कुल हैं तो पहला आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा बच्चों, 7 लोगों से। दूसरा आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 6 लोगों से। तीसरा आदमी बच्चों 5 लोगों से, 4 लोगों से, 3 लोगों से, 2 लोगों से, 1 लोगों से। अब बताओ बच्चों कुल कितने हाथ मिलाए गए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 से 7 तक का जोड़। अब ये फॉर्मूला अगर लगाओगे तो यहाँ से n की जगह क्या रख दोगे बच्चों, 1 से 7 तक का, 1 से 7 तक का सम है तो n की जगह पे 7 रख दोगे, 7 × 8/2। तो इससे भी सॉल्व हो सकता है, समझ गए ना। 1 से n का सम, ये तो 8th में भी 9th में भी था ये, तो ये सब लोग जानते हो। तो अगर हम लोग पहला आदमी जो है 8 लोगों में कितने लोगों से हाथ मिलाएगा बच्चों, 7 लोगों से। फिर दूसरा आदमी पहले से हाथ मिला चुका है तो वो एक उससे तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो दूसरा वाला किससे हाथ मिलाएगा बच्चों, 6 लोगों से। तीसरा वाला बोलो पहले और दूसरे दोनों से हाथ मिला चुका है, इसलिए वो 2 कम हो जाएंगे, तो वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 5 लोगों से। इसी तरह से घटते घटते कुल इतनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह क्या रखोगे, 7 रखोगे, तो 7 × 8/2 आएगा। और अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह सीधे जो मान दिया गया है वो रखोगे बच्चों, तो ये और ये इसीलिए देखो सेम हो जाता है। n(n-1/2) है, n(n+1/2) है, तब भी दोनों सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे n का मान सीधे सीधे रख दिया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पे n का मान के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करना रहता है, और n का मान ये होता है बच्चों, है ना, उससे, तो इसीलिए दोनों सेम हो जाता है। तो पेपर में जो है अगर कहीं कम्बिनेशन नहीं आता है तब भी देखो नंबर सिस्टम से सॉल्व होता है, इसीलिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ एक सवाल, ये हल्के पेपर में, ये रीजनिंग में जैसे ज़्यादा पूछता है पेपर। अब अगले में आओ बेटा, 10 टीमें एक दूसरे से मैच खेलें तो कुल कितने मैच होंगे, तो बोलो यहाँ पे भी वही करोगे, क्या आ जाएगा बोलो, सीधे सीधे 10c2 कर सकते हो, या सीधे n(n-1/2), 10 × तो कितने मैच हो जाएंगे बोलो, 45 मैच हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे शीट में क्वेश्चन होगा, अगर कभी इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर ये कह दे, अभी ऐसे बता दे रहे फिर आगे सवाल के फॉर्म में लिख के दे देंगे, तो जैसे अगर ये कह दिया जाए तुमसे कि कुछ टीम हैं और कुल मैच दिए हो बच्चों, कुल मैच दिए हो, पेपर में आता है ये भी, कुल मैच मान लो 45 दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे टीमें दे दी गई हैं, n = 10 रख दोगे, लेकिन अगर कुल मैच तुम्हें दिए हो तब क्या करोगे, तब ऑप्शन को चेक करना, कुल मैच दिए हो और तुमसे पूछा जाए कि टीम कितनी थी, तब क्या दिक्कत आएगी। अगर तुम सॉल्व करोगे तो बोलो फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, तो n(n-1/2) बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 45। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो जब भी ध्यान रखना कि अगर कुल मैच दिए गए हैं या कुल शेक हैंड दिए गए हैं या कुल लाइन दी गई हैं, मतलब n का मान ना दे करके, जो फॉर्मूला इसमें n का मान दिया हो तो रख दो,
लेकिन अगर सम दिया हुआ है बच्चों, है ना, ये इधर की पार्टी दी गई है, तब देखो अगर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। तब क्या करो, अगर ऐसा सवाल आता है तो इसे हमेशा हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करना, ठीक है ना। अभी सवाल के फॉर्म में बाय ऑप्शन लेकर के हम इसे आगे बताएंगे, याद रखना ये, ठीक है ना। अगर एन मैच दिया गया है तो एन की जगह पे सीधे रख दो, और नहीं तो जो है अगर कुल मैच दिए गए हैं, कुल शेक हैंड दिए गए हैं, कितनी बार हाथ मिलाया गया ये दिया है, और कुल लाइन दी गई है, तब क्या करो, तब ऑप्शन को चेक करो, ठीक है। आगे सवाल में हो बच्चों, ये देखो 5th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ये भी वही सवाल है। तो अब इसमें आगे ये 3 सवाल आसान थे बच्चों, अब आगे सवाल ठीक है ना। एक वृत्त की परिधि पर 9 बिंदु है, कितनी लाइन बन सकती है, तो सीधे क्या करोगे 9 × 8/2। अच्छा ये बताओ बच्चों, वृत्त की परिधि पर क्यों दिया गया है, ये इसकी स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों, ये है ना, सर्कमफ्रेंस, CUMFRANC, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो 9 × 8/2 कर लोगे तो ये एक, अच्छा ये बताओ कि वृत्त की परिधि पर क्यों दिया गया है। तो देखो अगर जो है, अगर कुछ पॉइंट वृत्त की परिधि पर होंगे तब क्या होगा, अगर कुछ पॉइंट वृत्त की परिधि पर होंगे तब देखो कोलिनियर होने से क्या फर्क पड़ता है, एक एग्जांपल से समझना बच्चों। जैसे अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे थे, 4 पॉइंट देखे थे, तो 4 पॉइंट से कितनी लाइन बन रही थी बताओ, यहाँ पर 6 लाइन बन रही थी। लेकिन अगर जो है, अगर 6 लाइन, जो 4 पॉइंट से 6 लाइन बन रही हैं, लेकिन बच्चों अगर मान लो ये इसमें से 3 जो हैं, 3 बिंदु जो हैं, ये चारों बिंदु कैसे थे बच्चों, नॉन कोलिनियर थे, मतलब असंरेखीय थे, असंरेखीय थे, नॉन कोलिनियर थे। और यहाँ पे क्या अंतर आ गया है बोलो, यहाँ पर ये सवाल में ये 3 बिंदु कैसे हैं बताओ, 3 बिंदु जो हैं वो, 3 बिंदु जो हैं वो, उसमें से 4 बिंदुओं में 3 कैसे हैं बच्चों, संरेखीय हैं। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ बताओ कितनी लाइन बन रही थी, 6, और जरा यहाँ देखो कितनी बन रही हैं, तो यहाँ पे कितनी बनेंगी, तो यहाँ पे 1 2 3 तो ये बनेंगे बच्चों, और एक जो ये संरेखीय बिंदु हैं इनको मिला के भी एक बन जाएगी, तो कुल 4 लाइन बनेंगी। अब बताओ फर्क पड़ गया ना, अगर 4 बिंदु अगर नॉन कोलिनियर हैं तब 6 लाइन बनेंगी, और अगर ये 3 कोलिनियर हो जाएंगे तब कितनी लाइन बनेंगी बच्चों, 3 ये और 1 ये, 4 लाइन बनेंगी। तो अब ये अगले सवाल में ये वाला पॉइंट फार्मूला इसका बता रहे हैं। पहले जो है इस पे आ जाओ, तो सर्कमफ्रेंस पर परिधि पर होने का मतलब क्या है बच्चों, अगर वृत्त की परिधि पर होंगे तो ये कोलिनियर नहीं हो सकते, है ना। तो राइटर ये कहना चाहता है या एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि ये 9 बिंदु कैसे हैं बताओ, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो आप बताओ बच्चों, सीधे फॉर्मूला लगा लोगे 9 × 8/2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ तक के 3 सवाल सब बहुत आसान थे बच्चों, इसके आगे चले। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में आओ, 4th क्वेश्चन में। तो 4th क्वेश्चन में अभी जो हमने पॉइंट बताया, अभी जो पॉइंट बताया उसी पर है बच्चों। 4th क्वेश्चन जो अभी पॉइंट बताया गया है उसी पर है। क्या है बोलो, 11 बिंदुओं से कितनी लाइन बनेंगी अगर उनमें से 5 संरेखीय हैं। तो देखो 11 बिंदुओं से कितनी लाइन बनेंगी अगर उनमें से 5 संरेखीय हैं। तो समझो बच्चों, जैसे एक बार फिर से समझ लो, जैसे मान लो हमने 5 बिंदु लिए, अगर ये 5 पॉइंट हमने इस तरह से लिए तो ये नॉन कोलिनियर हुए, तो ऐसे में जो लाइन बनेंगी 5 से वो ये सब बनेंगी बच्चों। तो इतनी लाइन बन जाएंगी। इसको हम फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, 5 × 4/2, यानी कितनी लाइन होंगी बोलो, ये 10 लाइन होंगी। अगर 5 बिंदु हैं तो कितनी लाइन बनी बताओ, 10 लाइन बनी। वहीं अगर इन 5 बिंदुओं में 4 अगर कोलिनियर हो जाएं, 4 कोलिनियर हो जाए बच्चों, तब देखो कितनी लाइन बनेंगी। तो ये A है, B C D E। अब 4 अगर कोलिनियर हो जाएंगे तब देखो जरा, तो 1 2 3 4 तो ये बनेंगी।
और ये जो चार बिंदु जो कोलिनियर हैं, इनसे बहुत सारी लाइन बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। एक तो बनेगी ना बच्चों, एक बनेगी। तो ये जो है अगर 5 बिंदु अलग अलग होंगे तब लाइन बनेंगी 10, लेकिन अगर उनमें से 4 एक कोलिनियर होंगे तब लाइन कितनी बनेंगी बताओ? 5 हो जाएंगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो एक मतलब समझाने वाली बात हो गई। तो तरीका क्या होगा बच्चों कि नियम ये है कि अगर n में r बिंदु, r पॉइंट संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तब क्या होगा? तब NC2 लाइन जो बन सकती थी, अगर कोलिनियर ना होते, सभी के सभी जो है असंरेखीय होते, तो इतनी जो है लाइन बनती बच्चों। अच्छा, R कैसे हैं बताओ? कोलिनियर है, तो क्या होगा? RC2 जो बन सकती थी वो क्या हुई बताओ? R से जो लाइनें बन सकती थी वो R के कोलिनियर होने के कारण क्या होगा बच्चों? ये नहीं बन पाएंगी, तो इन्हें हटा दो। इतनी बन सकती थी लेकिन ये जो है संरेखीय होने से ये नहीं बन सकी, तो इन्हें हटा दो। और अभी क्या देखा बच्चों? जो संरेखीय बिंदु होंगे उनसे एक लाइन तो बन जाएगी ना, इसीलिए +1 कर दो। तो ये जो है फॉर्मूला नहीं है, आसानी से इसे समझ सकते हो। कुल लाइन देख लो कितनी बन रही हैं, उनमें से जो कोलिनियर हैं उनसे बनने वाली लाइन हटा दो और एक जोड़ दो। एक क्यों जोड़ोगे बच्चों? क्योंकि जितने भी बिंदु कोलिनियर होंगे एक लाइन बन जाएगी। तो क्या करोगे बोलो? 11 बिंदुओं से कितनी लाइन बनेंगी? जिसमें 5 संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे बोलो? ये स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करोगे? जो है 11C2 करोगे, उसमें से 5 से बन सकने वाली लाइन हटा दोगे। 11 से कितनी लाइन बन सकती है ये लिखोगे। 5 से बन सकने वाली लाइन जो है वो हटा दोगे और एक जोड़ दोगे, ये हो जाएगा आंसर। तो कोलिनियर पॉइंट के केस में ये करोगे। कारण सही समझ गए ना? n से कितनी बन सकती थी और r के कोलिनियर से जो नहीं बन सकी वो हटा दोगे और एक लाइन बनेगी, इसलिए ये जोड़ दोगे। तो ये हो गया n में 2 के चयन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक बच्चों? अच्छा, एक पॉइंट छूट गया है इसमें, 3 के चयन से पहले एक पॉइंट छूट गया है, तो वो पॉइंट हम अलग से लिख दे बच्चों। जैसे मतलब जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें है, लेकिन अभी जो छूट गया है इसमें, तो वो यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो क्या होगा, बहुत आता है पेपर में, ये रीजनिंग में बहुत आता है ना। जैसे तुमसे पेपर में पूछे अगर कि 15 भुजा, ये नोट कर लेना बच्चों, 15 भुजा या साइड के बहुभुज यानी पॉलीगन, बहुभुज 15 भुजा के बहुभुज यानी पॉलीगन में कितने विकर्ण होंगे, डायगोनल कितने होंगे, बहुत आता है पेपर में। तो इसका फार्मूला समझो बच्चों, हर किताब में इसका फार्मूला दिया रहता है। कोई फार्मूला पेपर में याद नहीं रहता है ना। पेपर में दिमाग जब इतना उलझा रहता है कि ये NC2 याद रहे, वही बड़ी बात है ना। तो ये सब फार्मूले, डायगोनल का अलग और सबका अलग फार्मूला नहीं याद रहेगा। समझ लो कि कैसे होता है ना। तो ये पॉइंट 5 मिनट लगेगा, अच्छे समझना बच्चों। सवाल पहले क्या है? 15 भुजा के पॉलीगन में, बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। ठीक बच्चों? 15 भुजा के पॉलीगन में कितने विकर्ण होंगे, ये सवाल है। अब इसको समझते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं। ये सवाल यही रहने दें। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, कितने विकर्ण हैं ये जानने से पहले ये जानो कि विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण, कर्ण का भाई महाभारत का विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है बताओ? सोच लो सब लोग सोचो बच्चों। हाँ, दिमाग में बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, वो तिरछा ये विकर्ण, ऐसा नहीं। देखो ये विकर्ण होता है बच्चों। देखिए विकर्ण समझ लो तो अपने आप पूरी बात समझ। विकर्ण कहते किसे हैं? तो किसी
किसी वर्टेक्स यानी शीर्ष, किसी वर्टेक्स यानी शीर्ष के अगल बगल, अगल बगल गणित में क्या कहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव। स्पेलिंग देख लेना भाई, कॉन्जिक्यूटिव। विकर्ण यानी क्या कहेंगे? विकर्ण यानी डायगोनल। किसे कहते हैं बच्चों विकर्ण? किसी वर्टेक्स के अगल बगल के शीर्ष वर्टेक्स को छोड़कर किसी अन्य को मिलाने पर बनी लाइन विकर्ण है। क्या है बच्चों? विकर्ण। किसी वर्टेक्स, या अभी पूरा चित्र से समझा रहे हैं, किसी वर्टेक्स शीर्ष के अगल बगल, कॉन्जिक्यूटिव अगल बगल के शीर्ष को छोड़कर किसी अन्य शीर्ष कर लेना को मिलाने पर बनी लाइन विकर्ण है। मतलब क्या बच्चों? जैसे चार भुजा है, तो अब देखो इसमें जैसे ये है बच्चों, चार बिंदु हैं, तो चार बिंदुओं से अगर हम ये ए बी सी डी, ये चार बिंदु हैं, तो इसमें अगर हम ए से ए के अगल बगल, ये अगल है ये बगल है, कॉन्जिक्यूटिव, ये क्या है? ये विकर्ण नहीं है। बी से ए मिलाएं या सी मिलाएं, ये विकर्ण नहीं है। सी से डी मिलाएं या बी मिलाएं, विकर्ण नहीं है। ए से अगल बगल को छोड़ करके इसको मिलाओगे, बी से अगल बगल को छोड़ करके इसको मिलाओगे, ये विकर्ण है ना बच्चों? तो इसमें सिर्फ कितने विकर्ण हुए बताओ? दो विकर्ण हुए। अच्छा, अब जैसे देखो, अब जैसे बच्चों मान लो पांच बिंदु ये है। अब देखो तो यहां पर देखोगे तो ये बिंदु है, तो इसके अगल बगल ये क्या है बताओ? ये विकर्ण नहीं है। अगर ये पांच बिंदु हैं तो ये जो बाहरी बाउंड्री है ये क्या है? ये विकर्ण नहीं है, ये डायगोनल नहीं है। अब इसको और अगल बगल को छोड़ करके बाकी तुम अगर इसको मिलाते हो या इसको मिलाते हो तो ये विकर्ण है। यहां से बच्चों अगल बगल को छोड़ करके इसको मिलाया जाए या इसे मिलाया जाए, विकर्ण है। यहां से अगल बगल छोड़ करके ये विकर्ण है, ठीक ना? तो अब बोलो बच्चों, विकर्ण किसी, ये क्या है बताओ? ये शीर्ष है, ए बी वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स है बच्चों, तो किसी वर्टेक्स शीर्ष के अगल बगल के बिंदुओं को छोड़कर, अगल बगल के शीर्ष को छोड़कर किसी अन्य को मिलाने पर विकर्ण है, ठीक ना बच्चों? ये विकर्ण की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे इसमें कहा जाए विकर्ण कितने हैं, तो अब गिनोगे तो टाइम लगेगा ना, गिनने में टाइम लगेगा। ये मिटा दे रहे हैं तो गिनने में टाइम लगेगा। फार्मूला भगवान करे याद रहे, लेकिन कई बार नहीं याद रहता है ना? तो क्या करोगे? फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, बताना, फार्मूला तुम अपने आप बना लोगे, ठीक है ना? सुनना बच्चों, तो ये बताओ कि इसमें जैसे ये है ए बी सी डी ई एफ, हमसे ये कहा जाए कि ये जो छह बिंदु हैं, इनसे लाइन कितनी बनेंगी? छह बिंदुओं से लाइन कितनी बनेंगी? तो n-1/2 लगाओगे बच्चों, तो कुल लाइन छह बिंदुओं से कितनी आ जाएंगी? इन छह बिंदुओं से लाइन जो आ जाएंगी, ये कितनी आ जाएंगी बच्चों? 15 आ जाएंगी। तो कुल लाइन कितनी आ जाएंगी? 15 कुल लाइन आ जाएंगी। कुल लाइन अभी तो 6 है ना, कुल लाइन जो 6 बिंदुओं से बनेंगी, कैसे 15 बनेंगी बच्चों? यहां से मिलाओ, तो ये जो बाहरी बाउंड्री है
ये तो बाहरी बाउंड्री है बेटा। बाकी यहाँ से अगर तुम इसके अगल बगल को छोड़ करके इसको मिलाओगे तो ये सब विकर्ण है। यहाँ से ऐसे ही इसको मिला दो, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है ना। यहाँ से मिलाओगे तो ये तो पहले मिल चुका है, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, और यहाँ से सब मिल चुके हैं, ये हो गया बच्चों। तो ये सब जो है विकर्ण है। अच्छा आप बताओ, अगर ये कुल लाइन कितनी हो गई, सब मिला के कितनी है बताओ? 15 है। इन 15 में जो बाहर कितनी बिंदु हैं बच्चों? 6 हैं। तो बाहरी भुजा, बाहरी साइड जो होंगी, बाहरी भुजा जो होंगी, जितने बिंदु होंगे उतनी ही तो बाहरी भुजाएं होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल लाइन निकाल लेंगे। कुल लाइन ये कितनी है बताओ? 15 है। उन 15 में 6 अगर बिंदु है तो 6 लाइन होंगी, 6 हटा दोगे। ये जो 6 हटा दोगे तो जो बचेगा वो सब क्या है बच्चों? वो विकर्ण है। ठीक ना, बोलो। अब समझ गया ना? तो विकर्ण का फॉर्मूला, अब इसी को फॉर्मूले फॉर्म में कैसे दिया रहेगा? किताब में जो देखोगे तो इसका फॉर्मूला n(-3/2) दिया रहता है, तो वो भी डिराइव कर लो, है ना। वो कैसे बनता है ये दोबारा समझ लो कि यहाँ पर जैसे ये 6 बिंदु हैं तो 6 बिंदु से कुल लाइन कितनी बनेंगी ये निकाल लो। तो कुल लाइन कितनी बनेंगी बच्चों? 15। उनमें से चूंकि 6 बिंदु हैं तो बाहरी साइड भी कितनी होंगी? 6 होंगी। वो बाहरी साइड 6 हटा दो, तो अब जो बचेगा वो सब क्या है बताओ? विकर्ण है ना। तो ये विकर्ण का अब फॉर्मूला कैसे बना लोगे? फॉर्मूला बनाओ बच्चों। कैसे बनाओगे फॉर्मूला? ये देखो, तो फॉर्मूला देखो बन जाएगा। अगर nc2 क्या है बताओ? nc2 या n-1/2 ये क्या है बच्चों? ये तो कुल लाइन बनेंगी, ये कुल लाइन बनेंगी। अच्छा अभी क्या देखा तुमने कि जैसे 4 भुजा हैं, 4 भुजा हैं, तो बोलो 4 अगर बाहरी बिंदु हैं तो 4 साइड हैं, 5 हैं तो 5 साइड हैं। तो जितने भी वर्टेक्स होंगे उतनी ही साइड होंगी। तो अब बताओ, अगर n वर्टेक्स हैं तो ये कुल लाइन होंगी, ये कुल लाइन होंगी। इनमें से n क्या होगा बताओ? ये कुल लाइन होगी बच्चों, ये कुल लाइन है, ये कुल लाइन है, और ये क्या है बताओ? ये बाहरी भुजा है, बाहरी भुजा है। अब बताओ, कुल लाइन जो बन रही हैं उनमें से बाहरी भुजा हटा दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा? ये 2n इधर आ जाएगा, n कॉमन ले लोगे तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा n(-3/2)। अगर तुम याद रख पाओ तो डायगोनल का ये फॉर्मूला सीधे याद रख सकते हो, है ना। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना, और आसान है। एक फॉर्मूला याद रहे, यही बड़ी बात है पेपर में, है ना। पेपर में इतना प्रेशर में आदमी हो जाता है कई बार कि फॉर्मूला नहीं याद आता है। ठीक बच्चों, याद रहे तो अच्छा है, बना सकते हो तुरंत, है ना। ये है। तो आप जो है विकर्ण के लिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन में आ जाओ। तो ये जो है, ये क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं, है ना। ये तो हमने अलग, हाँ ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है बच्चों, एक था 15 भुजा के पॉलीगन में कितने विकर्ण होंगे। तो आप बोलो 15 भुजा साइड के पॉलीगन में कितने विकर्ण होंगे। तो क्या करोगे बोलो? 15 से बनने वाली लाइन निकाल लोगे तो 15 से बनने वाली कुल लाइन इतनी आ जाएंगी बच्चों। इसमें से 15 अगर बिंदु हैं तो बाहरी साइड भी 15 होंगी, 15 हटा दोगे, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। और अगर तुम चाहो तो फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो फिर n और आसान हो जाएगा, 15 और 15 में से n-3 यानी 12 और डिवाइडेड बाई 2। तो एक स्टेप में सॉल्व जरूर हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है इसे याद रख पाओ तो ठीक है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद रखो, आसानी से याद रहेगा। NC2 तो याद ही रहेगा ना, 2 का चयन कितनी बार पढ़ा है बच्चों? हो ही नहीं सकता, बहुत साल, 10-20 साल तो याद रहेगा, भगवान करे जरूरत ही ना पड़े तुम्हें। 7 अब ये नोट हो गया है ना, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है ये पॉइंट समझा दिया मैंने, ठीक बच्चों। अब आ जाओ फिर से उसी क्वेश्चन पर। तो ये एक पॉइंट छूट गया था तो मैंने इसे बता दिया। अब जो है ये पॉइंट हो चुका है। n में 2 का चयन वाले पूरे क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब ये आ जाओ, n अब क्या है? n में 3 का चयन। तो इस पर क्वेश्चन कम आता है पेपर में, इस पर कोई 2 का चयन वाला पेपर में रहता है, 3 के चयन वाला कम रहता है, क्योंकि कोई चालाकी इसमें होती नहीं है, आसान क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है बोलो? 10 में 10 असररेखीय नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने पर मैक्सिमम कितने ट्रायंगल बनेंगे, जबकि 10 बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु वर्टेक्स हो, कोई 3 बिंदु वर्टेक्स हो। तो अब चलो बच्चों, तो जैसे 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो लाइन बनेगी,
वैसे ही अगर 3 का चयन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा बच्चों? 3 का चयन करके बनेगा ना। तो अब 2 का चयन था, 2 का सिलेक्शन था तो NC2 यूज कर रहे थे बच्चों। तो अगर 3 का सिलेक्शन होगा तो NC3। N में R के चयन को NCR कहते हैं ना, तो वही लगाओ। अब बोलो, यहाँ भी फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं, क्या करें बच्चों? कानून के साथ चलो, N/3 ये लिख दो, फिर एक एक कम करते चलो, N-1, फिर N-2, ये हो गया। क्या आएगा बोलो? N-1 N-2 डिवाइडेड बाई, गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। याद रख पाओ तो ये याद रख सकते हो, और नहीं तो NC3 तो याद ही रहेगा बच्चों, है ना। तो जैसे जो भी है वो आसानी से 10 बिंदु हैं, इनसे क्या क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला जो है ये तो याद ही रहेगा बच्चों, और ये याद है तो और अच्छा है। 10 बिंदु से कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो अब बोलो बच्चों। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें, मैक्सिमम कितने ट्रायंगल बनेंगे, जिसमें इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है नहीं। तो चलो बच्चों, इसमें अगर 10 बिंदु जो हैं ये मिटा दे रहे हैं, तो 10 बिंदुओं से अगर कोई भी कोलिनियर ना हो तब कितने ट्रायंगल बनेंगे? बोलो बच्चों। तो 10 बिंदु से अगर कोई भी कोलिनियर ना हो तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10C3 बनेंगे। यानी कितने बनेंगे? 10 × 9 × 8, एक एक कम करते जाओगे, बताओ, 3 × 2 × 1, इतने ट्रायंगल बनते बच्चों, इतने ट्रायंगल बनते। लेकिन अगर सभी के सभी नॉन कोलिनियर होते, असंरेखीय होते, तब इतने बनते बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, इसमें से कितने मैक्सिमम ट्रायंगल बनेंगे? जबकि 10 में नहीं, तो यहाँ पे ठीक है बच्चों, यहाँ पे सभी नॉन कोलिनियर हैं, अगले वाले में नॉन कोलिनियर का पॉइंट है ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लोगे तो यही आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आओ, अगले क्वेश्चन में देखो, तो ये वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी प्रश्न में 10 में 4 कैसे हो? 10 में 4 कोलिनियर हैं, तब कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो अब अगर सभी के सभी बिंदु असंरेखीय होते बच्चों तो कितने ट्रायंगल बनते? 10C3। लेकिन अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 में 4 कैसे हो बताओ? कोलिनियर हो, तब कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो क्या करोगे बोलो? तो फॉर्मूला अगर बनाओगे तो अगर n में r कोलिनियर है, n में r संरेखीय है, तब क्या करोगे? ये बन सकते थे, जैसे लाइन में बच्चों, वैसे यहाँ पर क्या कहोगे? इतने बन सकते थे, ठीक ना। NC3 इतने बन सकते थे। R जब जो है एक ही बिंदु एक ही लाइन पर है बच्चों, तब क्या होगा? RC3 नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। और जैसे लाइन के केस में क्या हो रहा था, वो वही है बच्चों, ये वहाँ पे NC2 कर रहे थे और उसमें से RC2 घटा रहे थे। क्यों? लाइन 2 बिंदुओं के चयन से बनेगी और ट्रायंगल कितने बिंदुओं के चयन से बनेगा? 3 से। तो NC3 में से जो नहीं बनेंगे वो हटा देंगे। अच्छा, और क्या अंतर हुआ बताओ इसमें? उसमें +1 कर रहे थे, क्यों? क्योंकि चाहे जितने बिंदु अगर कोलिनियर होंगे तो एक लाइन तो बन जाएगी ना बच्चों। लेकिन अगर ये 3 बिंदु कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब नहीं है, तब क्या होगा? अगर ये तीनों कोलिनियर हुए तब बताओ एक और ट्रायंगल बनेगा क्या? तो अगर कोलिनियर बिंदु हैं तब क्या होगा? लाइन तो बन जाएगी। इसलिए लाइन के केस में क्या करते थे हम लोग बताओ? +1 करते थे। लेकिन ट्रायंगल में जो कोलिनियर बिंदु होंगे उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसीलिए ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर +1 नहीं रहेगा, +1 यहाँ नहीं रहेगा। +1 कहाँ रहता है बताओ? लाइन के केस में रहता है। अगर ट्रायंगल के केस में कुछ बिंदु कोलिनियर होंगे तब सीधे सीधे यही करना रहेगा, +1 नहीं करते। अब बोलो क्या करोगे कि यहाँ पर 10C3 निकाल लोगे, अभी जैसे निकाला गया था, उसमें से 4 संरेखीय बच्चों, तो 4C3 हटा दोगे, ये आंसर हो जाएगा 10C3 - 4C3। ठीक है बच्चों, तो ये है, बस ये ध्यान रखना कि लाइन के केस में +1 करते हैं, इसमें +1 नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन में एक लाइन बनेगी, लेकिन कोलिनियर बिंदु चाहे जितने होंगे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया।
तो ये 8 पॉइंट तक 8 नंबर क्वेश्चन तक हुआ बच्चों। उसके बाद आ जाओ परमुटेशन में, जो कम्बिनेशन में n में 2 का चयन वाला सवाल हुआ बच्चों, n में 3 का चयन वाला क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा जो है एक पॉइंट और समझ लें, फिर डिक्शनरी के क्वेश्चन में आए। तो आप देखो टीम का सिलेक्शन संबंधी क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, किताबों में जैसे इसका फॉर्मूला रहता है तो फॉर्मूला सब इसमें नहीं मतलब याद रह सकता किसी हालत में। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जैसे किसी पॉइंट पर हमने जैसे परम्यूटेशन में बताया था कि जो भी क्वेश्चन होगा उस एक से पूरे टाइप बता देंगे, तो वैसे ही अगर कोई भी कुछ लोगों में से अगर कुछ का सिलेक्शन होना है तो सिर्फ यही संभव क्वेश्चन है, मतलब जो अब तक किसी भी जगह पे पेपर में आया है वो यही है बच्चों, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, n में r का सिलेक्शन अगर है, n में अगर r का चयन है बच्चों, तब यही सवाल बन पाएंगे। क्वेश्चन क्या है बोलो, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। 15 में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से हो सकता है? 15 में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से हो सकता है? सभी क्वेश्चन के लिए खिलाड़ी कितने हैं बोलो 15, और चुनने कितने हैं बच्चों 11। सभी क्वेश्चन क्या क्या हैं? पहला सवाल है नो कंडीशन, कोई शर्त नहीं। दूसरा है मिस्टर ए और मिस्टर बी का चयन निश्चित है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का चयन निश्चित है। तीसरा क्या है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में कोई नहीं खिलाया जाएगा। फोर्थ क्या है बच्चों? मिस्टर ए व बी जरूर खेलेंगे और मिस्टर एक्स और वाई नहीं खेलेंगे। और फिफ्थ है, एक बार फिर से पढ़ते जा रहे हैं, यदि नो कंडीशन, कोई शर्त नहीं, मिस्टर ए मिस्टर बी का चयन निश्चित है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई नहीं खिलाए जाएंगे बच्चों। और इसके अलावा मिस्टर ए व मिस्टर बी ज़रूर खेलेंगे, मिस्टर एक्स व वाई नहीं खेलेंगे। इसके अलावा मिस्टर ए तब खेलेंगे जब मिस्टर बी भी खेलें, अर्थात या तो दोनों खेलेंगे या दोनों नहीं खेलेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बाकी जो है एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक बच्चों। तो अब इसमें अब इसमें देखो बच्चों, शुरू चलें तो बोलो पहला सवाल जो है 15 में कितने का चयन करना है बोलो 11 का। पहला सवाल क्या है बच्चों? कोई शर्त नहीं। तो n में r का चयन के लिए सीधे क्या करोगे? NCR यूज करोगे। तो बोलो क्या आ जाएगा इसका? सबसे आसान सवाल हुआ 15C11, 15C11। अब इसका मान कैसे निकालोगे बच्चों? तो इसका मान आ जाएगा 15C, ये कैसा है बताओ? इसके आधे से, इसके हाफ कितना हुआ? 7.5। उससे अगर अधिक है तब फॉर्मूला लगा लो NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक बच्चों, तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 15C4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लो, क्या आ जाएगा बोलो? 15/15, 14, 13 और 12 तक 4 अंक तक जाएगा बच्चों। और यहाँ 4, 3, 2, 1, ये हो गया। अगर पहला सवाल रहता है नो कंडीशन तब ये हो गया, ठीक है ना। उसके आगे चलो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में आओ। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का चयन निश्चित है। अब अगर फॉर्मूला बनाओ इसका तब इस तरह से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो किताब में जैसे कोई फॉर्मूला रहता है कि n में, अगर ये कहता है पेपर में कि n में 15 में 11 का चयन करना है और 2 का चयन निश्चित है, तो बोलो बच्चों कुल विकल्प कितने थे बताओ? 15, और चुनना कितना है बताओ? 11 को। अब पहला सवाल कैसा था बताओ? नो कंडीशन, सॉल्व हो गया, सबको समझ आया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का चयन निश्चित है। अब बताओ 2 लोग तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो अब 2 लोगों को तो चुन लिया गया ना बच्चों। तो अब बताओ जब 2 लोगों को चुन लिया गया तो चुनने के लिए लोग, जो 2 लोग चुन लिए गए वो तो अलग बैठ जाएंगे ना। तो अब वो 2 लोग कुल चॉइस में से कम हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे बताओ? 13। और चुनना अब 11 को नहीं होगा, पहले 11 को था लेकिन अब 2 को चुन लिया गया है। तो बोलो बच्चों अब 2 को चुन लिया गया है, तो अब कितनों को चुनोगे बताओ? 9 को। तो अगर 2 का चयन या 3 का चयन निश्चित होगा तब क्या करोगे बोलो? कुल में से भी हटा दोगे। क्यों हटा दोगे बच्चों? जब 2 चुन लिए गए हैं तो जो बचे हुए लोग हैं उनसे हटा दिए जाएंगे ना। तो ये 15 में से 2 हट जाएंगे, तो 13 में से 11 चुनने थे, 2 चुने जा चुके हैं, तो कितने बचे बच्चों? 9। तो 9 को चुनना है, तो अब 13C9 करोगे। इसी को
फार्मूले के फॉर्म में याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही समझ लो कि अगर 2-3 ही केस बनेंगे बच्चों इसमें, है ना, ये 3 केस एक जैसे हैं, ये एकदम अलग है केस। तो बोलो ये सबको क्लियर हो गया कि अगर कुछ लोगों का चयन निश्चित है तो दोनों जगह से उसे हटा दिया जाएगा और तब एनसीआर लगा लोगे। इसका मान भी कैसे निकालोगे बोलो, 13C 13 - 9 में 13 - 9 कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4, और अब इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उसके आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड खत्म हो गया, अब थर्ड और सेकंड अलग है। फिर फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला के बना है ना, तो सेकंड समझो, थर्ड समझो, फिर दोनों मिले हो तब समझो, ठीक है। तो ये एक आसान सवाल था, ये भी टाल दे रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 2 का चयन निश्चित हो गया था बच्चों, और यहाँ पे क्या है बताओ कि 2 का चयन 2 लोगों को, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को नहीं खिलाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब बताओ 15 लोग थे कुल, चुनने कितने हैं बच्चों, चयन कितने को होना है बताओ, 11 का। तो अब बताओ 2 मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को नहीं खिलाया जाएगा, ये कह रहा है। तो अब बताओ 2 लोगों को नहीं खिलाया जाएगा तो उन्हें भी तो अलग कर दिया गया, उन्हें कह दिया भैया घर जाओ, कोई चांस नहीं है। तो 2 लोगों को नहीं खिलाया जाएगा, तो बोलो 15 में से 2 लोग कम हो गए, कितने लोगों के बताओ 13। लेकिन चुनने अभी भी कितने बताओ, उन 2 लोगों को तो घर भेज दिया गया ना। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, हम कंपेयर कर करके समझाएंगे अच्छे से ना। देखो यहाँ पे क्या था, 2 लोग चुन लिए गए थे, है ना, जैसे मतलब टीम में विराट कोहली और किसी और को अलग कर दिया गया, है ना, उन्हें अलग कर दिया गया। तो बताओ 15 में 2 लोग अलग हो गए। तो अब बताओ बच्चों कितने लोगों में से, 13 लोगों में से अब 9 को चुनना है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 को घर भेज दिया गया कि तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा, तो कुल चॉइस 15 से 2 कम हो जाएंगी। लेकिन चुनना अब 9 को नहीं है, अभी वो 2 को तो नहीं चुना गया है ना, तो चुनना अभी भी 11 को है। अब बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, तो अब 13 में 11 को चुनना है, 13C 11 हो जाएगा। 13C 11 का मान क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, तो इसे 13 फॉर्मूला लगा दोगे, इसे क्या लिख दोगे बताओ, 13C2 लिख दोगे, और इसे 13 12 और इस तरह से। सबको समझ आ गया बच्चों, ठीक है। तो अगर ये कहता है तुमसे नो कंडीशन सॉल्व हो गया, किन्हीं 2 का निश्चित खिलाया गया तो सॉल्व हो गया, किन्हीं 2 को निश्चित नहीं खिलाया गया तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, ठीक है, ये सेम है। दूसरा क्या है, यहाँ पे 9 को चुनना था क्योंकि 2 चुने जा चुके हैं, यहाँ पे बच्चों 11 को चुनना था, तो ये अंतर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कैसा है बताओ, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला दिया गया है ना। तो अब इसको समझते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला दिया गया है। तो अब बताओ बच्चों, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला दोगे तो देखो क्या कह रहा है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जरूर खेलेंगे और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं खेलेंगे। अब बताओ बच्चों, कुल लोगों में कुल और चुनना है, कुल और चुनना है, बचे जो लोग हैं दोनों की संख्या बताओ। तो कुल कितने लोग आए थे बच्चों, 15। उन 15 में 2 को कहा गया भैया घर जाओ, 2 तो चले गए घर और 2 चुन लिए गए हैं। इस सवाल में क्या है, 4 सवाल बता रहे हैं। तो बोलो बच्चों 15 में 2 तो घर चले गए और 2 को चुन लिया गया है। तो अब बताओ बच्चों 11 लोग बचे, 2 घर चले गए, 2 का चयन हो चुका है, तो अब 11 लोग बचे, जिनमें से कितने चुनने थे पहले बताओ, 11 में ये 2 तो घर गए हैं तो ये गए। अब ये जो 2 चुने गए हैं ये हटा दो। तो बोलो बच्चों अब क्या हो गया कि 15 थे, 2 चुन लिए गए, 2 घर चले गए, तो कितने बचे 11, और 11 में 2 का चयन हो चुका है तो कितनों को चुनना है बताओ, 9। तो अब बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 11C9। 11C9 का मान क्या हो जाएगा बोलो, 11 फॉर्मूला लगा दोगे NCR, NCN-R, तो 11C2 आ जाएगा। 11C2 का मान तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। सबको समझ में आ गया बच्चों, 4 सवाल ये हुआ। अब इसका जो थोड़ा नया सवाल अभी हाल के ही पेपर में कहीं दिखा था, ये अच्छा सवाल है, बिल्कुल नया सवाल है देखो। तो इसीलिए जो अब तक कभी आया है वो ये था, ये अभी तुम्हें पेपर में कभी मिला था। बाकी ये पॉपुलर सवाल है इसके, जो हमेशा पेपर में रहते हैं। अगर कुछ लोगों में कुछ लोगों का चयन होना है तो यही सवाल हो सकते हैं बच्चों। यहाँ 2 लोग का है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये इनकी संख्या बदल सकती है, बस बाकी सवाल बन ही नहीं सकता। बताओ
या तो सब कोई कंडीशन नहीं होगी, या तो कुछ को खिलाया जाएगा, या तो कुछ को नहीं खिलाया जाएगा, या तो कुछ को खिलाया भी जाएगा और कुछ को नहीं भी खिलाया जाएगा। अब क्या मारपीट थोड़ी ना होगी, है ना। तो अब इन सब के अलावा एक ही सवाल बचता है बच्चों। अब ये बहुत अच्छा सवाल, ये समझो क्या सवाल है, पहले सवाल समझ लो। मिस्टर ए तब खेलेंगे जब मिस्टर बी भी खेलें, अर्थात या तो दोनों खेलेंगे और या दोनों नहीं खेलेंगे। अब इस सवाल पे आए तो ये है सवाल ई सवाल, इसको अलग से समझते हैं, है ना। तो क्या सवाल है बच्चों, 15 में कितने को चुनना है बच्चों, 15 में 11 को चुनना है, 11 को चुनना है। कंडीशन क्या है बताओ, मिस्टर ए मिस्टर बी अगर दोनों साथ में रहेंगे तभी खेलेंगे, तो या तो दोनों रहेंगे, या तो दोनों रहेंगे। ये बाकी सब सवालों से अलग है बच्चों, या तो दोनों रहेंगे, और दूसरा केस क्या बनेगा बोलो, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। अब दोनों के बीच में क्या आ रहा है बताओ, या आ रहा है। तो अब जो है 15 में 11 को चुनना है, 15 में 11 को चुनना है, तो बोलो क्या शर्त है, या तो ए बी साथ में रहेंगे या तो दोनों नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, दो केस बना लो। अगर ए बी साथ दोनों हैं मान लो, अगर दोनों हैं बच्चों, तो आप बताओ कुल कितने लोग थे, 15। उन 15 में ए बी रहेंगे, तो ये चयनित हो चुके हैं ना बच्चों, तो 2 हटा दो, तो कितने लोग बचे बताओ, 13। तो अब बताओ 15 में से 2 हटा दो, 13 लोग बचे। इन तो 13 लोगों में बताओ जो चयन कितनों का बचा है, तो 11 में दोनों को चुन लिया गया है बच्चों। तो यहाँ से 11 से 2 लोग हट जाएंगे क्योंकि चुने जा चुके हैं ना। आप बताओ कितनों को चुना जाएगा, 9 को। तो बोलो अगर ये रहेंगे तब क्या आ जाएगा, बोलो कितने तरह से चयन हो सकता है बच्चों, 13C9। 13C9 को क्या लिख दोगे बोलो, 13C, 13 में से 9 हटा दोगे 4, ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, ए बी साथ में रहेंगे। फिर से सुनो बच्चों, या तो ए बी साथ में रहेंगे या ए बी नहीं रहेंगे, शर्त दी गई है। तो अब अगर ए बी साथ में रहेंगे, दोनों हैं, तब 2 लोग कम हो गए, 13 लोग बचे, और 11 लोग में 2 चुन लिए गए, कितने लोग बचे, 9 लोग। 13 में 9 का चयन करना है, ये एक हो गया बच्चों। और दूसरा केस क्या होगा, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे तब क्या होगा बताओ। अब बताओ बच्चों कुल लोग n कितने हो जाएंगे, 15 में 2 लोग नहीं रहेंगे, तब भी तो बताओ 2 लोग कम हो जाएंगे ना, 2 लोग नहीं रहेंगे। तो 15 में से 2 लोग घर चले गए, तो बोलो बच्चों कुल चॉइस कितनी बची बताओ, 13। लेकिन चयन कितनों का होना है, पहले भी 11 लोगों का चयन था, यहाँ पे 2 लोग चयनित हुए बच्चों, तो अब सीटें कितनी बची, 9। लेकिन ये लोग तो घर चले गए ना, तो अभी भी चॉइस कितनी करनी है बताओ, 11। तो ये अंतर आ जाएगा, यहाँ पे 9 लोग रहे, 13C9 होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, 13C11 होगा। 13C11 का मान क्या आ जाएगा बताओ, फॉर्मूला लगा दोगे तो ये 13C2 आ जाएगा। अब या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, और या ये केस होगा। तो जब या का सेंस आता है तब क्या करते हैं बच्चों, जोड़ा जाता है, तब जोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, फिर से समझो। 15 में 11 को चुनना है, एक केस बनाओगे कि ए बी साथ में है, ए बी साथ में रहेंगे बच्चों, दोनों के दोनों टीम में रहेंगे, तो 2 का चयन हो चुका है, 13 बचे, और 2 को चुना जा चुका है, तो 9 को चुनना है, 13 में 9 को चुनना है। और दूसरा केस क्या बनेगा बोलो, अगर दोनों नहीं रहेंगे तब बताओ, अभी भी 2 कम हो गए, तो 13 में अब कितनों को चुनना है बच्चों, 2 का चयन नहीं हुआ है ना, तो चुनना अभी भी 11 को है ना। तो अब बताओ 13C11 हो गया, ये होगा या ये होगा, या का सेंस आएगा तो जोड़ेंगे, ठीक ना। अब याद हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अभी अब आ जाओ, अभी नहीं हो, अब आ जाओ बच्चों, एक केस रह गया था, शुरुआत में आ जाओ, क्या रह गया था बताओ, कल वाली क्लास में रह गया था, ये है देखो डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। तो इसमें देखो 2 सवाल है, एक और बाकी शीट में 1-2 हैं, 2 शीट में भी है, मतलब असाइनमेंट में है 2। तो जो सब पेपर के आए हुए सवाल हैं, एक आध बनाया गया होगा, बाकी सब आए हुए सवाल। देखो बहुत आसान होता है, क्या कह रहा है, लाइट के एक शब्द दे दिया गया है बच्चों, क्या सवाल है, लाइट के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके, सभी लेटर्स का इस्तेमाल करके, बिना पुनरावृत्ति के, बिना रिपीटिशन के
बनाए जाएं, नए शब्द बनाए जाएं, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल कर कर बच्चों, लाइट, LIGHT। तब 73वां शब्द क्या होगा, 73वां 73वां शब्द क्या होगा, 73वां शब्द क्या होगा, या कोई भी शब्द पूछ सकता है ना। तो ऐसे सवाल, ये शब्दकोश पे आधारित सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये समझते हैं। 2 सवाल इस पर है, तो ध्यान देना बच्चों। क्या सवाल है बोलो। अगर लाइट LIGHT इससे सिर्फ इन्हीं, मान लो कि सिर्फ 5 ही अक्षरों की खोज हुई होती, तो कितने शब्द इससे बन सकते हैं, ये सब बताना है। और ये हमसे शब्द नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसे मतलब शब्द बनाया जाए बिना रिपीटिशन के बच्चों, है ना, रिपीटिशन का सवाल अलग हो जाएगा, तब 73वां शब्द क्या होगा। सवाल सब लोग समझ गए हो। आप देखो, तो अब बताओ बच्चों, इसमें क्या करेंगे, पहले शुरुआत से चलेंगे। तो डिक्शनरी के हिसाब से चलोगे तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो G से शुरू होगा बच्चों, है ना। तो नहीं, S से शुरू होगा। तो H से जो है, जो कितने शब्द बन जाएंगे बताओ, ये कितने बनेंगे, तो बताओ 4। जैसे वो वाला क्वेश्चन था, एक सवाल सबने पढ़ा था कि जो है फिक्स कोई पोजीशन वाला बच्चों, जिसमें वॉवेल से शुरुआत होगी या कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगी। तो यहाँ पर उसी सवाल से लगेगा ये सवाल, है ना। बहुत ही आसान होता है। क्या देखो, फिर से चलो समझो। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो है अल्फाबेटिकली चलोगे तो ABCDEFGH। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, G आ जाएगा। तो G से शुरुआत करोगे, तो G को अगर तुम फिक्स करोगे तब बताओ कितने बचेंगे, बताओ 4 प्लेस बचेंगे बच्चों, 4 प्लेस बचेंगे। और चूंकि रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो 4 प्लेस के लिए 4 विकल्प हुए ना, 4 प्लेस के लिए 4 विकल्प हुए। तो चाहे तुम ये 4 रिपीटेशन है नहीं, तो चाहे तुम ये तरीका लगाओ, और चाहे तुम परमुटेशन में जो बताया गया था 4 को लेकर के एक फिक्स हो गया बच्चों। तो यहाँ तो एक ही चॉइस हुई। अब रिपीटिशन है नहीं, तो G से जो शुरुआत होगी उससे कितने शब्द बनेंगे, सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो या फैक्टोरियल 4 लगा सकते हो। फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। तो एक रफ आइडिया मिल गया कि किसी एक से कितने बन जाएंगे, 24। तो अब बोलो बच्चों, सबसे पहले G से कितने बन जाएंगे, 24। ऐसे ही S से कितने बन जाएंगे, 24। ऐसे ही I से कितने बन जाएंगे, 24। तो 24 24 24 ये कितने हो गए बच्चों, 72 हो गए। तो जैसे G से 24, समझ गए ना सब लोग, G फिक्स किया गया तो 24 शब्द बन रहे हैं। तो वैसे ही जब हम H को फिक्स करेंगे तब भी 24 बनेंगे, और जब I को फिक्स करेंगे तब भी 24 बनेंगे। तो कुल कितने बन जाएंगे बच्चों, इससे 72 बन जाएंगे। अब बताओ, 72 पूरे हो गए, 72 पूरे हो गए, तो कहाँ तक पूरे हो गए बताओ, जो G से शुरू होंगे, जो H से शुरू होंगे, जो I से शुरू होंगे, वो पूरे हो गए। अब बताओ बच्चों क्या रह गया, अब क्या आएगा, जब GHI पूरा हो गया तो अब बारी किसकी आएगी बताओ, L की आएगी। तो क्या शब्द बनेगा बोलो, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा शुरुआत L से होगी, अगले फिर L, जैसा डिक्शनरी में होता है। अब बोलो बच्चों, सेकेंड नंबर पे अब सबसे पहले कौन आएगा, G आएगा। तो G पहले रखोगे, उसके बाद फिर H आएगा, फिर I आएगा, और फिर T आएगा। ये 73वां हो जाएगा। अब जो है इस हिसाब से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे तो G सबसे पहले L, फिर जो पोजीशन होगी G आएगा, फिर H आएगा, फिर आएगा। इसके आगे अगर पूछा जाए बच्चों, इसके आगे अगर पूछ लिया जाए तो 72 ये हो गया। अब अगर ध्यान देना बच्चों, जैसे 24वां पूछा, 24 हुआ, 48 हुआ, 72 हुआ, मान लो 100वां पूछा जाए तब क्या करोगे, 100वां 100, तब क्या करोगे, तब 24 और आगे बढ़ जाओगे, 24 आगे बढ़ जाओगे तो कितने पे आ जाओगे बताओ, 96 पे आ जाओगे, 96 तक पहुंच जाओगे। अब 4 आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें ना। 96 पे जब पहुंच जाओगे तो कहां तक पहुंच जाओगे बच्चों, एल वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तब किस पे आ जाओगे, टी पे आ जाओगे। टी से शुरुआत हो जाएगी, है ना, और जैसे डिक्शनरी में आगे बढ़ते हैं वैसे बढ़ जाओगे। ये हुआ तरीका अल्फाबेटिकल जो है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, फिर क्या करोगे, फिर से समझो, किसी शुरुआत से चलोगे, शुरुआत जो होगी उसमें किसी एक जो मतलब पहले वाले को फिक्स करोगे। तो बोलो बच्चों, इससे जो शब्द बनेंगे वो कितने बनेंगे, रिपीटिशन है नहीं, तो चाहे ये चाहे फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट लगाओ, 24 बनेंगे। जैसे जी से बनेंगे उतने ही एस से, उतने आई से बनेंगे, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे, 72। अब 73वां पूछ रहा है तुमसे, तो 72 के बाद जो शुरुआत होगी वो इससे होगी, इस हिसाब से चलो। सबको आ गया बच्चों, ये है एक सवाल। अगले पे आओ बच्चों,
इस सवाल से थोड़ा और अच्छा सवाल हुआ अगला सवाल, और जो असाइनमेंट में या शीट में उसमें देखोगे तो अच्छे सवाल और हैं। यहाँ पे देखो अच्छा क्या है बच्चों, पिछले वाले सवाल से थोड़ा अच्छा सवाल हुआ, क्या नया है बताओ। इसमें रिपीटिशन भी है, ये मिक्स सवाल हुआ है ना, उसी का मिक्स सवाल हुआ। बफर के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके बिना पुनरावृत्ति के शब्द बनाया जाए तो 241वां शब्द क्या होगा, 241वां शब्द क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे चलें, तो अब यहाँ पे नया क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप बताओ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे तो बी से शुरुआत होगी बच्चों, ध्यान देना बच्चों कि इसमें 241वां पूछ रहा है, तो जो शब्द पहला जो डिक्शनरी में आएगा तो ए बी आएगा, तो बी से बी को फिक्स करो, बी को फिक्स समझो। आप बताओ बच्चों क्या क्या बचा, यू डबल एफ ई आर, ये है। अब इसमें जो है बी तो फिक्स हो गया। अब बताओ बच्चों कितने हैं, ये 5 हैं, 5 को लेकर के कुल कितने बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं बताओ। अगर ये रिपीट ना हो रहा होता तो 5 को लेकर के कितने बनते बताओ बच्चों, फैक्टोरियल 5 बनते। लेकिन यहाँ पे f कैसा है बताओ, 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सब लोग समझ गए बच्चों। b अगर फिक्स है तब इसको लेकर के कितने शब्द हैं बताओ, 5 हैं, 5 को लेकर के इतने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। और f 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करोगे या 2 का डिवाइड करोगे, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5, 4 और 3, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना बताओ, 60 आ जाएगा ये। तो अब बताओ बच्चों b जब फिक्स है तो कितने शब्द बन गए बताओ, 60 बन गए। आगे चलें, अब किसकी बारी आएगी, तो ए बी सी डी ई आ जाएगा बच्चों। तो ई अगर फिक्स कर लें तो अब बताओ क्या क्या बचा, तो ई अगर फिक्स करेंगे तो जो पोजीशन बी की थी वही यहाँ पे हो गया। यहाँ भी कितने शब्द बन जाएंगे बताओ, 60। कैसे, समझ गए बच्चों। अरे भाई जैसे बी को फिक्स किए थे वैसे यहाँ ई को फिक्स कर लेंगे। अब बताओ कौन कौन, ये तो फिक्स हो गया, कौन कौन स्वतंत्र है बच्चों, बी है, फिर यू है, डबल एफ है और आर है। तो ये स्वतंत्र हैं, इनको लेकर के भी कितने शब्द बन जाएंगे, जैसे वहाँ पे 60 बने थे वैसे यहाँ पे भी f 2 बार है बच्चों, तो यहाँ भी कितने बन जाएंगे बताओ, 60 बन जाएंगे। अब बताओ जब b खत्म हो गया फिर e खत्म हो गया तो अब किसकी बारी आएगी बताओ बच्चों, अब f की बारी आएगी। तो अब ध्यान देना बच्चों, f की जब बारी आएगी तो अब नया क्या है, f की जब बारी आएगी तब देखो कि नया ये है कि f 2 बार है, f 2 बार है ना। बाकी सभी कैसे हैं बताओ बच्चों, जरा कंपेयर करो। जब हमने यहाँ पर b को फिक्स किया तब क्या हुआ, ये 5 थे, इनमें 5 में f 2 बार था इसीलिए 2 का डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया बताओ, 60। ऐसे यहाँ पे भी हुआ बच्चों, 60 आ गया। लेकिन तीसरा शब्द पहला वाला b से शुरू होगा, फिर दूसरा टाइप e से शुरू होगा, इससे 60 बन जाएंगे, इससे 60 बन जाएंगे। अब बारी किसकी आएगी बच्चों, f की आएगी। तो जब f 2 है, चूंकि f 2 है तो बोलो बच्चों f 2 है, तो अब जो BU डबल F ER ये है बच्चों, तो f 2 है तो उससे क्या हो जाएगा, एक f अगर फिक्स कर लेंगे। अब बताओ ये समझ लो चिपका दिया गया। अब कितने शब्द बन गए, कितने अक्षर बच गए, तो ये बच गए। तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, यहाँ पर ये इस वाले केस में ज़्यादा बन जाएंगे। अभी तक कितने हो गए थे बच्चों, 60 60 120 हो गए थे। अब किससे शुरुआत होगी, f से, तो f 2 है इसलिए एक फिक्स हो जाएगा और एक मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पे 2 का डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, 120 हो जाएंगे। अब बताओ 60 60 120 हो चुके थे, 120 वो पहले वाले और 120 इससे बन जाएंगे। कितने हो गए बताओ बच्चों, 240 हो गए, 240 पूरे हो गए। अब तुमसे 241वां पूछा जा रहा है, 241वां पूछा जा रहा है बच्चों। तो 241वां क्या हो जाएगा, अब शुरुआत किससे होगी बताओ, B E और F खत्म हो गया है, तो अब बारी किसकी आएगी बताओ, R की बारी आएगी। तो कौन आएगा बोलो, R, उसके बाद बोलो बच्चों, फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलोगे तो R के बाद किसकी बारी आएगी, B की, फिर बारी किसकी आएगी बोलो, E की,
फिर बारी आएगी हाँ एफ की, और लास्ट में आएगा आर। ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी शब्द बता सकते हैं। 120 ये वाले हुए बच्चों, 60 पहले वाले 120 हो गए थे, 240 हो गए, 240 हो गए, मतलब कौन कौन संपन्न हो गया, बी समाप्त हो गया, दोनों एफ समाप्त हो गए और ई समाप्त हो गया। अब बारी किसकी आएगी शब्द में अल्फाबेट के हिसाब से, आर की बारी आएगी। तो आर से शुरुआत होगी, फिर डिक्शनरी के हिसाब से चलते जाओगे तो जो है ये जो है इसी हिसाब से आर सबसे लास्ट में, सब लोग जानते हो है ना। तो ये हो गया बच्चों, मतलब इसमें जो बड़े कैलकुलेशन हैं वो ही मेन है। अगर ये मैथ में आ रहा है तो वो तुमसे इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो 240 के आसपास ही पूछेगा, नहीं तो अगर कहते तुमसे इसी में 250वां क्या होगा, तब तो फिर आगे 240 से आगे गिनना पड़ेगा, फिर मैथ नहीं चल पाएगा। 240 के आगे तुम्हें, क्योंकि डिक्शनरी थोड़ा ना, परमुटेशन जो कम्बिनेशन है वो डिक्शनरी, परमुटेशन जो है वो डिक्शनरी नहीं जानता है ना, वो सिर्फ अरेंजमेंट बता सकता है बच्चों। तो हम लोग 240 तक तो मैथ के हिसाब जा सकते हैं, लेकिन अगर 240 के 250 तक पूछेगा तब फिर हमें मैनुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए वो जो जहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं उसी के आसपास ही पूछता है, या तो इससे पहले पूछ लेगा या इसके आगे पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है पुराना पार्ट था, ये पूरा हुआ। और आज हम लोगों ने जो है कम्बिनेशन का कुछ पार्ट पढ़ा। अभी कम्बिनेशन 2-3 टर्न और चलेगा तो पूरे क्वेश्चन ये बताए जाएंगे। अभी जो है नेक्स्ट वीक में हम लोग जो असाइनमेंट, तब तक हम लोग जरूर जो है परमुटेशन का और टाइम एंड डिस्टेंस का डाउनलोड कर देंगे। वो प्रोसेस में है बच्चों, 1 आध दिन के अंदर वो तुम्हें मिल जाएगा, तो वो जो है पढ़ सकते हो। उसमें बहुत है, उसमें सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस और परमुटेशन 2 अभी दिए जाएंगे। ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल, टाइम एंड डिस्टेंस के अलग अलग टुकड़े अलग अलग सब दिए जाएंगे। और पेज इतने ज़्यादा होंगे कि वो जैसे पढ़ाई वाला पार्ट अलग कर दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से वो तुम्हें मिल जाएगा।